नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ प्राचीन इतिहास के मौर्य वंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह मौर्य वंश सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश में ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य शूद्र थे। जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। उसके अनुसार मौर्यों को वृषल कहा गया है, निम्न वर्गीय अर्थात। तो विशाख दत्त वृषल कहते हैं। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य वैश्य हैं। वहीं सर्वाधिक मान्य मत क्षत्रिय हैं। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य पर चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ तथ्य हैं। चाणक्य ने इसे 1000 कर्षापणम में खरीदा था। यह कर्षापणम क्या है? मुद्रा है। शिक्षा कहाँ हुई थी? टैक्सिला में हुई थी। वहीं यूनानी इतिहासकार ने इसे एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। किसने? यूनानी इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। सर विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस हैं। वहीं 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ उसका विवाद हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का। वहीं स्ट्रेबो और एपियानस विवाद एवं संधि की जानकारी देते हैं। स्ट्रेबो और एपियानस इस विवाद और संधि की जानकारी देते हैं। निकेटर ने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोप, निसडाई के क्षेत्र में चंद्रगुप्त को सौंप दिए। वहीं सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। जो विवाद हुआ था उसमें निकेटर ने ये क्षेत्र दे दिए और अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। वहीं अपना दूत मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने? निकेटर ने। पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीस ने, इंडिका पुस्तक लिखी थी। वहीं प्लिनी ने लिखी नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी। एरियन की पुस्तक भी इंडिका है। इंडिका मेगास्थनीस की भी पुस्तक है और एरियन की पुस्तक भी इंडिका है। वहीं टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी है। कौन सी पुस्तक है? ज्योग्राफी। अज्ञात लेखक हैं पेरस ऑफ एरिथियन सी। इसमें भारतीय बंदरगाह, हिंद महासागर की जानकारी हमें प्राप्त होती है। हिंद महासागर की जानकारी, भारतीय बंदरगाहों की जानकारी पेरिप्रस ऑफ एरिथियन सी से प्राप्त होती है। इस पुस्तक के लेखक अज्ञात हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी दिए थे। 500 हाथी दिए। वहीं 298 बीसवीं में चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलागोला में संलेखना या संथारा विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग कर दिया था। तो संलेखना विधि क्या है? भूखे रहकर शरीर का त्याग करना संलेखना विधि द्वारा वो शरीर त्याग है। यह जैन मत के अनुसार होता है संलेखना विधि। वहीं अगला शासक है बिंदुसार। 298 ईस्वी से 273 बीसवी तक बिंदुसार का शासन रहता है। यह बिंदुसार अशोक के पापा जी हैं। यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रघात कहा है। अमित्रोचेडस। बिंदुसार को क्या कहा है? अमित्रघात कहा गया है। वहीं तिब्बत के इतिहास तारानाथ ने इसको महान शासक बताते हैं। तारानाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। वहीं यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक से मीठी शराब, अंजीर मतलब सूखे मेवे और दाशर मंगवाए थे। यूनानी इतिहास एथिनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक से मंगाए थे। तो यूनान के शासक ने केवल मीठी शराब और सूखे मेवे ही भिजवाए, दाशर नहीं भिजवाया। चलिए अशोक पर आ जाते हैं। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। राज्याभिषेक इसका 269 में हुआ था। 269 में इसका ईसा पूर्व में इसका अभिषेक हुआ था। अशोक का अपने भाइयों के साथ 4 वर्ष तक उत्तराधिकार संघर्ष चलता रहा था। माता जी का नाम था सुभद्रांगी या भीमा। पत्नी का नाम था देवी से पुत्र महेंद्र हुए थे, पुत्री संघमित्रा हुए थे। इन महेंद्र और संघमित्रा दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने भेजा था। वहीं दूसरी पत्नी है कारुवकी वाकी।
पुत्र तीवर हुए थे। रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। कारुआ की तीसरी पत्नी पद्मावती, उसके पुत्र का नाम है कुणाल। क्या नाम है? कुणाल। चौथी पत्नी तिस्यरक्षा थी। इसने कुणाल की आंख को फुड़वा दिया था। अशोक ने तिस्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। किस पत्नी को जिंदा जलवाया था? तिस्यरक्षा को। कुछ गलत काम किया होगा इसलिए जिंदा जलवाया था। इसने दूसरी पत्नी के पुत्र को आंख फुड़वा दी थी, ये गलत काम हमें दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने शासन के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 8वें वर्ष। वहीं कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था? नंदराज था। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब कलिंग पर आक्रमण किया गया तो वहाँ का राजा कौन था? नंदराज था। इस कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग युद्धबंदी हुए थे, घायल भी हुए थे। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म नीति, धम्म घोष को अपनाया था। अशोक का धर्म पर चर्चा करने जाते हैं। चलिए, कलहड़ की राजधानी के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त था। उसने श्रीनगर शहर बसाया, वहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया। अशोक ने नेपाल में कौन सा शहर बसाया? ललित पाटन। और अशोक की पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया। यह कलहड़ इसका वर्णन करता है। दीपवंश और महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यह दीपवंश और महावंश के अनुसार बताया गया है। वहीं अशोक मोगलीपुत्र तिस्य के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था। दीपवंश और महावंश सिंघल साहित्य हैं, अर्थात श्रीलंका का साहित्य हैं। दीपवंश और महावंश दिव्यावदान पुस्तक एवं चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसको? अशोक को बौद्ध धर्म में। ये दिव्यवदान पुस्तक और चीनी यात्री हुएनसांग कहते हैं। चलिए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा की थी। लुम्बिनी अर्थात नेपाल गया था। वहीं भाभरू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से? भाभरू अभिलेख से। अशोक का धर्म पर चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अशोक की आचार संहिता थी। क्या? अशोक का धर्म आचार संहिता थी। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था। इसमें माता पिता की सेवा करना, अतिथि का संस्कार करना, सबका कल्याण करना जैसी शिक्षाएं थीं। इसमें कहा गया है अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे च, अर्थात दया करना, दान करना, सबका कल्याण करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, यह सब उसके धर्म के विषय थे। अशोक ने धर्म यात्राओं का आयोजन किया था। इसमें स्वर्ग की झांकियाँ निकाली जाती थी। धर्म यात्रा में स्वर्ग की झांकियाँ निकाली जाती थी। अशोक ने धर्म प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए थे एवं धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अभिलेख भी लिखवाए और धम्म महामात्र की नियुक्ति भी की थी। अशोक के कुछ लेख हैं। लेख 3 भागों में हैं, एक शिलालेख, एक स्तंभलेख और गुहालेख। जो शिलालेख हैं वह बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख हैं। स्तंभलेख हैं बृहत स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। चलिए, बृहत शिलालेख पर चर्चा करते हैं। इनकी अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14 है और 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। इस पर चर्चा कर लेते हैं। शहबाजगढ़ी, मानसहेरा, यह दोनों पाकिस्तान में हैं। ठीक है। कालसी उत्तराखंड में है, जूनागढ़ गुजरात में है, सोपारा MH में है, महाराष्ट्र में है, सोपारा धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है, एर्रगुड़ी आंध्र प्रदेश में है। चलिए, पृथक कलिंग प्रज्ञापन अशोक ने 13वें अभिलेख में कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। 13वें अभिलेख से कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन धौली और जौगढ़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान मानता है। अशोक समस्त प्रजा को अपनी संतान मानता है। धौली और जौगढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। वहीं लघु शिलालेख पर चर्चा करते हैं। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जानकारी मिलती है लघु शिलालेख से। लघु शिलालेख कौन कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, नेट्टूर, इन चारों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। किस किस में? मास्की में, गुर्जरा में, उदयगोलन और नेट्टूर में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए,
अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदसी का उल्लेख मिलता है। तो देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदसी कौन है? यह अशोक है। वहीं बृहत स्तंभलेख अभिलेखों की संख्या बृहत स्तंभलेख 7 हैं और यह 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। पहला प्रयाग प्रशस्ति, यह मूल रूप में कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे प्रयाग में स्थापित करवाया था। तो प्रयाग प्रशस्ति यह कहाँ था? कौशाम्बी में था, अकबर ने इसे प्रयाग में लेकर आया था। वहीं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त, बीरबल, जहांगीर का वर्णन मिलता है, अशोक का भी वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। टोपरा, टोपरा दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है, टोपरा में स्थित है। फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थानांतरित किया था। यह टोपरा में स्थित है, न कि दिल्ली में। टोपरा से इसे दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं, टोपरा से 7 अभिलेख मिलते हैं। 7वें अभिलेख में जैन धर्म और आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? जैन धर्म और आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। मेरठ दिल्ली अभिलेख मूल रूप में मेरठ में था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। ठीक है। चलिए लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, यह बिहार में है। नेक्स्ट लघु स्तंभलेख के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लघु स्तंभलेख, इसमें अशोक की राजनीतिक घोषणाएं मिलती हैं। लघु स्तंभलेख में राजनीतिक घोषणाएं मिलती हैं। रुम्मनदेई अभिलेख, यह मौर्य काल की आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है, राजस्व नीति की जानकारी रुम्मनदेई अभिलेख से मिलती है। अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था। रुम्मनदेई। सारनाथ अभिलेख और सांची अभिलेख पर चर्चा करते हैं। इन अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है कि जेल रहने लायक स्थान नहीं है और कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। चलिए गुहा लेख पर चर्चा कर लेते हैं। अशोक ने कणचौपड़ और सुदामा तथा विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया था। आजीवक साधुओं हेतु कणचौपड़ और सुदामा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। किसके लिए? आजीवक साधुओं हेतु। वहीं अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा जैसे स्थानीय भाषा में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख की लिपि कौन कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1750 ईस्वी में टिफेनथेलर ने अशोक के अभिलेख की खोज की थी। अशोक के अभिलेख की खोज टिफेनथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी। वहीं जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अब अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वहीं सरकुना कांधार अभिलेख है। कुना कहा जाता है। यह अशोक के द्विभाषी अभिलेख है। ग्रीक और अरमाइक 2 लिपियों में यह लिखा गया है। कौन सा? कुना कांधार अभिलेख कहा जाता है। D.R. भंडारकर ने अशोक के अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। वहीं मौर्यकालीन कला पर चर्चा कर लेते हैं। मौर्यकालीन कला राजकीय कला और लोक कला में विभाजित है। राजकीय कला में महल, स्तूप, स्तंभ और गुफाओं की जानकारी प्राप्त होती है। महल और भवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला भाग महल है। बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? मौर्य काल में बुलंदी बाग से लकड़ी के महल के साक्ष्य मिलते हैं। वही कुम्भहार से राजप्रसाद रॉयल पैलेस के साक्ष्य मिलते हैं। कुम्भहार से मेगा स्त्रिज और स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र के महलों और नगर नियोजन की प्रशंसा की है। किसने की है? मेगा स्त्रिज और स्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र के महलों और नगर नियोजन की प्रशंसा की है। एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सूसा और एक वेतना के महलों से अधिक सुंदर बताता है। कौन बताता है? सूसा और एक वेतना के महलों से सुंदर एरियन बताता है। किसके नगर को बताता है? पाटलिपुत्र के महलों को बताता है। वहीं फाहयान चीनी यात्री है, उसके अनुसार ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता और दानव कर सकते हैं। चलिए स्तूप पर आते हैं। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। वहीं कुछ स्तूप हैं। पिपरहवा स्तूप यूपी में है, जो कि प्राचीनतम स्तूप है। सारनाथ स्तूप यह भी यूपी में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। वहीं धर्मराजी का स्तूप तक्षशिला सारनाथ में है। ये चारों मौर्यकालीन स्तूप हैं। स्तूप क्या है? स्तूप पर एक परिचय जान लेते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर।
स्तूप का पहला अभिलेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप क्या, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, जैसे दांत रखे गए हैं, हड्डी रखे गए। कुल संख्या 8 + 1 9 है, तो शारीरिक स्तूप हो गया। पारिभोगिक स्तूप क्या है, जिसमें भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं जैसे जूते और बुद्ध का भिक्षा पात्र रखा गया है, यह पारिभोगिक स्तूप है। उद्देशिका स्तूप क्या है, उद्देशिका स्तूप भगवान से संबंधित, बुद्ध से संबंधित स्थान और प्रतीक, यह उद्देशिका स्तूप है। पूजार्थक स्तूप आस्था के केंद्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए यहाँ स्तूप क्या है, स्तूप दिखाया गया है। इसके ऊपर सबसे ऊपर छत्रक होता है, यहाँ पे हर्मिका होती है। यह मेथी, ये देखिए मेथी है, ये अंडे के आकार का है। ये वेदिका है और ये तोरण द्वार है। यह एक स्तूप का चित्र है। अमरावती स्तूप, यह संगमरमर से निर्मित है, सफ़ेद संगमरमर निर्मित है। इसका निर्माण व्यापार संघ और श्रेणियों के प्रमुख ने करवाया था। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। वहीं इम्पॉर्टेंट है दमेक स्तूप, यह गुप्तकालीन है। यह सारनाथ में स्थित है। दमेक स्तूप साधारण ईंटों से निर्मित है। दमेक स्तूप। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए स्तूप पर चर्चा हो गई। अब आइए स्तंभ पर आते हैं। सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ में 4 शेर मिलते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ, इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं, जैसे हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। यह भगवान बुद्ध के प्रतीक हैं। वहीं इसमें 72 तीलियों वाला अशोक चक्र मिलता है। सारनाथ स्तंभ से 32 तीलियों वाला। वहीं राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। कहाँ है, सारनाथ संग्रहालय में। सांची स्तंभ, इसमें 4 शेर मिलते हैं। रुमनदेई स्तंभ में घोड़ा, रामपुरवा में बैल और शेर मिलते हैं। वैशाली में 1 शेर मिलता है। संकीसा स्तंभ में हाथी प्राप्त होता है। गुफाएं, गुफाओं पर चर्चा कर लेते। अशोक ने कर्ण चोपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया था। कर्ण चोपड़ गुफा, सुदामा गुफा, यह आजीवकों के लिए बनाई गई थी। दशरथ कौन है, पोता ने गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। अशोक का पोता है दशरथ। कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डेरियस के स्तंभ की नकल मानते हैं। अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभ की नकल नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर जान लेते हैं। अशोक के स्तंभ एकात्मक पत्थर के बने हैं, वहीं डेरियस के स्तंभ अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। अशोक का स्तंभ स्वतंत्र है, वहीं डेरियस का स्तंभ महल का हिस्सा है। अशोक का स्तंभ आवानमुखी कमल यूज़ किया गया है, इसमें सीधा कमल यूज़ किया गया है। अशोक का स्तंभ पशु आकृति इसमें मिलती है, इसमें मानव आकृति मिलती है डेरियस के स्तंभ में। स्तंभ सपाट हैं अशोक के स्तंभ में, स्तंभ नालीदार हैं डेरियस के स्तंभ में। लेख युक्त है यह लेख विहीन है। चलिए लोक कला पर चर्चा कर लेते हैं। मौर्यकालीन समय में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां बनाना आरंभ हो गया था। मथुरा के पास परखम में एक यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे मणिभद्र कहा जाता है। वहीं पटना के पास क्या कहा जाता है, मणिभद्र कहा जाता है। पटना के पास दीदारगंज में एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है, जिसे चमार गृहिणी या चौवर गृहिणी कहा जाता है। वहीं धौली से पत्थर को काटकर बनाया हुआ हाथी मिलता है। बुलंदी बाग से एक पटिया मिलती है। क्या मिलती है, पटिया मिलती है। चलिए प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट, राजतंत्र वंशानुगत शासन प्रणाली आधारित थी। चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत प्रसिद्ध है। चाणक्य का अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है। राजा की सहायता हेतु कितने मंत्री होते थे, अर्थात 18 मंत्री होते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। कितने मंत्री होते थे राजा की सहायता के लिए, 18 मंत्री, तीर्थ कहा जाता था। 3-4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रिण कहा गया जाता है। मंत्रिण, एग्जाम्पल पुरोहित, युवराज, सेनानी। अन्य प्रसिद्ध तीर्थ कौन कौन से हैं, समाहर्ता, समाहर्ता का क्या था, मौर्यकालीन राजस्व अधिकारी। सन्निधाता, मौर्यकालीन कोषाध्यक्ष। कर्मांतिक, कल कारखानों का प्रमुख होता था।
आंतरवर्षिक अंगरक्षक सेना का प्रमुख, आठविक वन विभाग का प्रमुख होता था, द्वैवारिक राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता था, द्वैवारिक प्रशासता पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। इन तीन तीर्थों के नियंत्रण में 26 विभाग होते थे। कितने विभाग होते थे? 26 विभाग होते थे, जिनके प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था। अध्यक्ष कहा जाता, इन तीर्थों के नियंत्रण में 36 विभाग होते, अध्यक्ष कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अध्यक्ष हैं, जैसे मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रमुख, सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का प्रमुख, सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रमुख, लवणाध्यक्ष नमक विभाग का प्रमुख, गणिकाध्यक्ष वैश्यावृत्ति विभाग का प्रमुख, आखराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रमुख, पर्ण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का प्रमुख, पौतवाध्यक्ष नापतोल विभाग का प्रमुख, कुपवाध्यक्ष वन निरीक्षक का प्रमुख। प्रांतीय प्रशासन पर चर्चा कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में। प्रांत को चक्र कहा गया है। देखिए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, कलिंगपथ, प्राच्य, पाटलिपुत्र। तो उत्तरापथ तक्षशिला, अवंतीपथ में उज्जैन, दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी, कलिंगपथ में तोसली, प्राच्य में पाटलिपुत्र नगर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सैन्य प्रशासन। मौर्य सेना को 6 भागों में विभाजित किया गया था, जिसके नियंत्रण में 6 समितियां होती थी। इस 6 समितियों में 5 सदस्य होते थे। तो कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। 6 समितियों में, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चलिए, 6 समितियां कौन कौन सी हैं? जल, घुड़सवारी, पैदल, रथ, हाथी, रसद, आपूर्ति। चलिए, गुप्तचर व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। मौर्यकालीन गुप्तचर का प्रमुख महामात्या सर्प कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामात्या सर्प कहा गया है, मौर्यकालीन है। गुप्तचर को गुरु पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुरु पुरुष कहा जाता था। या 2 प्रकार के होते थे, संस्था और संचार। संस्था माने एक जगह रहकर गुप्तचरी करने वाला संस्था कहलाता है। संचार घूम घूम कर जासूसी करने वाले को संचार कहा जाता है। वहीं नागरिक प्रशासन अर्थात न्यायालय पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। न्यायालय दीवानी और फौजदारी न्यायालय कहे जाते थे। दीवानी न्यायालय के नीचे धर्म स्थीय न्यायालय आते हैं। वही उसके न्यायाधीश धर्मस्थीय न्यायालय में न्यायाधीश होते थे, जिसे व्यवहारी कहा जाता है। वहीं फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन न्यायालय होते थे। इसमें प्रतिष्ठा होते थे। राजू क्या हैं? क्षेत्रीय न्यायाधीश और गणराज्य न्यायाधीश हैं। राजू क्या हैं? क्षेत्रीय न्यायाधीश, गणराज्य के न्यायाधीश हैं। चलिए, सामाजिक स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। मौर्यकाल पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। समाज 4 भागों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। वर्णशंकर जाति नगरों से बाहर रहती थी, जैसे निषाद, रोज, स्वपाक, उग्र और अम्बष्ट नगर से बाहर रहते थे। वहीं चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को क्या कहा गया? अनिष्कासनी कहा गया है। विधवा विवाह का प्रचलन कम होता था। कहाँ? मौर्यकाल में। वह विधवा महिलाएं जो विवाह नहीं करती थी, उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में होती थी। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपजीवा कहा जाता था। रूपजीवा। पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगोपजीवी। एवं महिला कलाकारों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। रंगोपजीविनी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने युवा बंदियों को उत्पादन कार्यों में लगाया था। युद्ध बंदियों को, सॉरी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। शाहगौरा और महास्थान नामक अभिलेख से अकाल राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। कहाँ से? शाहगौरा और महास्थान नामक अभिलेख से अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने शिव को डायोनिसस और कृष्ण को हेराक्लिस कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा है? मेगास्थनीज शिव को डायोनिसस, कृष्ण को हेराक्लिस कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्ति बनाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीयों को लिखना नहीं आता था। तलाक को मोक्ष कहते थे। तलाक को क्या कहते थे? मोक्ष कहते थे। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।